नमस्ते बच्चों। आज हम समाज शास्त्र का सेकेंड भाग का जो पहला लेसन है समाज में सामाजिक संरचना, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका दूसरा भाग है, उसका अगला टॉपिक है संघर्ष, सहयोग तथा श्रम विभाजन। आज इसके बारे में पढ़ेंगे। सहयोग का विचार मानव व्यवहार की कुछ मान्यताओं पर आधारित है। यानी कि मानव व्यवहार की जो कुछ आदतें हैं या कुछ मान्यताएं हैं उसके आधार पर आधारित है। मनुष्य के सहयोग के बिना मानव जाति का अस्तित्व कठिन हो जाएगा। यानी कि मनुष्य अगर एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे तो मानव जाति का जो अस्तित्व है वो क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। जानवरों की दुनिया में भी सहयोग पाया जाता है। यानी कि जानवर जो होते हैं, पशु पक्षी जो होते हैं, वो भी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। दुर्खिम के विचार यानी कि समाजशास्त्र दुर्खिम में उन्होंने सहयोग के बारे में क्या विचार दिए हैं। जहाँ कहीं भी समाज है वहाँ पर परार्थवाद है। यानी कि दूसरों की भावनाओं को समझने की परंपरा है, क्योंकि वहाँ एकता है। और ये भाव कब उत्पन्न होता है, जब एक दूसरे के अंदर एकता का भाव होता है। अतः हम परार्थवाद को मनुष्यता के आरंभ से ही देखते हैं। परार्थवाद का मतलब दूसरों के लिए कुछ उपकार करना या कुछ सहयोग करना, और यहाँ तक कि असंयमित रूप में भी है। यानी कि ये इसकी कोई सीमा नहीं है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। तो इसमें है, पहला है एकता समाज का नैतिक बल है। यानी कि मनुष्य के अंदर एकता का भाव नैतिक रूप से पाया जाता है, तथा सहयोग समाज के प्रकारों को समझने के लिए बुनियादी अव्यय है। यानी कि श्रम विभाजन की भूमिका समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यानी कि श्रम विभाजन जो है, ये श्रम विभाजन की जो भावना है वो क्या करता है, समाज की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। यानी कि एक दूसरे के सहयोग की भावना और एक दूसरे के लिए श्रम करना, समाज के लिए कुछ करना, वो क्या है, समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। इसमें सहयोग सन्निहित है। यानी कि इसमें जो है सहयोग की भावना निहित होती है। इस प्रकार श्रम विभाजन एक तरफ जहाँ प्रकृति का नियम है, वहीं दूसरी तरफ मनुष्य के व्यवहार का नैतिक नियम है। यानी कि श्रम का जो विभाजन है वो एक तरफ तो है प्रकृति का नियम है, यानी कि श्रम प्रत्येक कार्य का विभाजन होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ मनुष्य के व्यवहार का नैतिक नियम भी है। यानी कि मनुष्य के व्यवहार में ये नैतिक नियम है कि वो क्या करे, एक दूसरे के साथ में श्रम की भावना रखे। समाजशास्त्री दुर्खिम ने समाज में दो प्रकार की एकता का वर्णन किया है। यानी कि दुर्खिम ने क्या किया, दो प्रकार की एकताओं का वर्णन किया है तथा दोनों में अंतर स्पष्ट किया है। पहला है यांत्रिक एकता। यांत्रिक एकता संहित का एक रूप है जो बुनियादी रूप से एक रूपता पर आधारित है। यांत्रिक एकता का मतलब क्या होता है कि एकता संहित का रूप है, यानी कि एक संगठन का रूप है जो बुनियादी रूप से एक रूपता पर आधारित होता है। यांत्रिक एकता वाले समाज की प्रमुख विशेषताएं हैं एक रूपता, एक जैसा जीवन। यानी कि इनकी क्या विशेषता है कि इसकी प्रमुख विशेषता है एक रूपता, एक जैसा जीवन, कम से कम विशिष्टता, आयु तथा लिंग आधारित श्रम विभाजन। इस समाज के सदस्य परस्पर अपनी मान्यताओं, संवेदनाओं, विवेक तथा चेतना से जुड़े होते हैं। यानी कि एक दूसरे से ऐसे समाज वाले जो व्यक्ति होते हैं वे क्या करते हैं, परस्पर की मान्यताओं, यानी कि जो अपने समाज की परंपरा है उसके आधार पर जीने वाले, और संवेदनाओं, एक दूसरे की भावनाओं को समझने वाले, विवेक तथा चेतना से जुड़े हुए होते हैं। फिर दूसरा है सावयवी एकता। सावयवी एकता सामाजिक संहति का वह रूप है जो श्रम विभाजन पर आधारित है तथा जिसके फलस्वरूप समाज के सदस्यों में सहनिर्भरता है। सावयवी एकता का मतलब क्या है कि सामाजिक संहति का वह रूप है, यानी कि सामाजिक संगठन का वह रूप है जो श्रम विभाजन पर आधारित होता है तथा जिसके फलस्वरूप समाज के सदस्यों में सहनिर्भरता है। यानी कि एक दूसरे के सहयोग की भावना निहित होती है, उसे सावयवी एकता कहते हैं। मार्क्स के विचारों के अनुसार, समाजशास्त्री मार्क्स ने इसके संबंध में क्या विचार दिए हैं। जहाँ दुर्खिम परार्थवाद और एकता को दुनिया का विशिष्ट लक्षण मानते हुए सहयोग का विवेचन करते हैं, वहीं मार्क्स जो है चेतना पर बल देते हैं। यानी कि दुर्खिम ने तो क्या कहा था कि उन्होंने कहा था कि परार्थवाद यानी दूसरा का सहयोग करना एकता का दुनिया का विशिष्ट लक्षण है, तो वहीं कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि चेतना पर बल देते हैं। मनुष्य केवल सहयोग के लिए समायोजन तथा सामंजस्य ही नहीं करते,
बल्कि इस प्रक्रिया में समाज को बदलते भी है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। यानी कि सार्वजनिक एकता के संबंध मार्क्सवादी के विचार है कि इसमें व्यक्ति सामंजस्य ही नहीं करता बल्कि समाज को बदलने का कार्य भी करता है। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मार्क्स ने संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में सहयोग पर बल दिया। यानी कि संघर्ष के क्षेत्र में, यानी कि मार्क्स ने क्या कहा कि समाज के अंदर जो है, व्यक्तियों के अंदर जो सहयोग की भावना है, उसमें क्या बताया है कि संघर्ष को परिप्रेक्ष्य में सहयोग पर बल दिया। मार्क्स के अनुसार ऐसे समाज में जहाँ वर्ग विद्यमान है वहाँ सहयोग स्वैच्छिक नहीं होता है। यानी कि जहाँ वर्ग विद्यमान है, यानी कि एक समाज के दो वर्ग हो, वहाँ पे सहयोग स्वैच्छिक भावना से नहीं आता है। मार्क्स ने अलगाव शब्द का प्रयोग किया। श्रम की मूर्त अंतर अन्य वस्तुतः श्रम के उत्पादन पर मजदूरों के नियंत्रण में कमी के संदर्भ में किया है। फिर आगे है प्रतियोगिता अवधारणा एवं व्यवहार के रूप में। यानी कि प्रतियोगिता जो है वो अवधारणा है कि मान्यता और व्यवहार के रूप में किस प्रकार है। प्रतियोगिता विश्वव्यापी तथा स्वाभाविक है। समकालीन समाज में यह सर्वप्रमुख विचार है क्योंकि आज प्रत्येक समाज में प्रतियोगिता एक पारदर्शक ताकत बन चुकी है। यानी कि एक दूसरे समाज की प्रतियोगिता की जो भावना है वह क्या बनी कि विश्वव्यापी और स्वाभाविक है। प्रारंभिक समाजों में प्रतियोगिता का एक प्रमुख विचार नहीं था क्योंकि मनुष्य के आनंद के लिए सहयोग आवश्यक है। यानी कि प्रारंभिक समाज में प्रतियोगिता का एक प्रमुख विचार नहीं था क्योंकि समाज मनुष्य के आनंद के लिए सहयोग आवश्यक है। यानी मनुष्य एक दूसरे का सहयोग करे, ये सब इसके लिए जरूरी है, न कि प्रतियोगिता या प्रतियोगिता में पुरस्कार जहाँ कुछ लोगों को वंचित करता है और एक अथवा कुछ को पुरस्कृत करता है। यानी कि समाज के लिए प्रतियोगिता आवश्यक नहीं है क्योंकि इसमें जो है वर्ग की भावना उत्पन्न होती है। समकालीन समाजों में, यानी कि आज के समाजों में प्रतियोगिता एक प्रमुख मानदंड तथा परिपाटी है। यानी कि प्राचीन समाज में प्रतियोगिता की कोई, समाज के अंदर प्रतियोगिता की कोई भावना नहीं थी, लेकिन आज समकालीन समाज के अंदर जो है प्रतियोगिता एक प्रमुख मानदंड तथा परिपाटी हो गई है समाज का निर्णय लेने के लिए। दुर्खिम और मार्क्स के ने आधुनिक समाज में व्यक्तिवाद तथा प्रतियोगिता के विकास को एक साथ देखा है। आधुनिक पूंजीवाद में इसका विकास सहज रूप से हुआ है और आज वर्तमान समय में इस प्रतियोगिता का विकास है सहज रूप से हुआ है। पूंजीवाद की भौतिक मौलिक मान्यता है। पूंजीवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इसमें व्यापार का विस्तार, श्रम विभाजन, विशेषीकरण, बढ़ती उत्पादकता। यानी कि पूंजीवादी व्यक्ति जो है इसकी मान्यता रखते हैं कि इससे व्यापार का विस्तार होता है, श्रम विभाजन होता है और विशेषीकरण होता है और बढ़ती उत्पादकता, यानी कि इससे उत्पादक की क्षमता बढ़ती है। बाजार क्षेत्र में विद्यमान मुक्त प्रतियोगिता में तार्किक व्यक्ति अपने लाभों को अधिक बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता है। फिर है प्रतियोगिता की विचारधारा। पूंजीवाद की सशक्त विचारधारा है। बाजार अधिकतम कार्यकुशल पर बल देता है। प्रतियोगिता की विचारधारा पूंजीवादी सशक्त विचारधारा की मजबूत विचारधारा है। ये जो है बाजार अधिकतम कार्य कुशलता पर बल देता है। प्रतियोगिता यह सुनिश्चित करती है कि सर्वाधिक कार्यकुशल फर्म बची रहे, यानी कि सर्वाधिक कार्यकुशल जो फर्म है या जो उद्यान है वो बचे हुए रहे। प्रतियोगिता पूंजीवाद के जन्म के साथ से प्रबल इच्छा के रूप में फली फूली है। फिर है प्रतियोगिता के गुण। आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने हेतु आवश्यक, यानी कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को सुधारने में यह बहुत ही आवश्यक है। फिर तीव्र गति से विकास संभव, यानी कि इस प्रतियोगिता के होने से तीव्र गति से विकास संभव होते हैं। फिर है प्रतियोगिता के दोष। सभी व्यक्तियों के पास प्रतियोगिता हेतु संपन्न संसाधन नहीं है, यानी कि समाज के अंदर अपने कार्यों को या अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से संसाधन नहीं है। प्रस्तुति, शिक्षा, रोजगार संबंधी भिन्नताएं, इससे वंचित लोग पिछड़े जाते हैं, यानी कि समाज की स्थिति सही नहीं है वो, और जिन शिक्षा के क्षेत्र में कमजोर है, जिनके पास रोजगार नहीं है, वो ऐसे लोग इस प्रतियोगिता के क्षेत्र से पिछड़ जाते हैं। फिर आगे आता है संघर्ष तथा सहयोग, यानी कि संघर्ष किसे कहते हैं। संघर्ष शब्द का अर्थ है कि हितों में टकराहट, यानी कि किसी के हित
को हानि पहुंचाना। संसाधनों की कमी समाज में संघर्ष उत्पन्न करती है, यानी कि समाज के अंदर जो है संसाधन पूर्ण रूप से नहीं होने से उनमें संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि उन संसाधनों को पाने तथा उस पर एक कब्जा करने के लिए प्रत्येक समूह संघर्ष करता है। यानी उन संसाधनों को पाने के लिए, यानी कि अपने समाज को उच्च स्तर पर लाने के लिए व्यक्ति प्रत्येक समूह से क्या करता है, संघर्ष करता है। फिर है संघर्ष के आधार, यानी कि संघर्ष के आधार कौन कौन से है। पहला है संघर्ष के आधार में है वर्ग, जाति, जनजाति, लिंग, निजातीयता, धार्मिक समुदाय आदि, यानी कि ये जो है संघर्ष का कारण बनते हैं। सामाजिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में संघर्ष की प्रकृति तथा रूप सदैव परिवर्तित होते रहते हैं, परंतु संघर्ष किसी भी समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सदैव से ही रहा है, क्योंकि संघर्ष जो है वो क्या है, किसी समाज के हिस्सा बन करके रहता है। पुरानी पद्धति संघर्ष से वंचित नहीं थी। नए तथा पुराने के बीच संघर्ष आज विकासशील देशों के मंच बने हुए हैं, यानी कि नए तथा पुराने के बीच, यानी कि नवीन समाज के बीच में, पुराने समाज के बीच में आज भी विकासशील देश जो है अपने आप की प्रगति आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष। फिर आगे आता है संघर्ष विसंगति या प्रत्यक्ष झड़प के रूप में, यानी कि विसंगति या प्रत्यक्ष झड़प के रूप में संघर्ष क्या है। जहाँ संघर्ष खुलकर प्रकट किए जाते हैं वहाँ वे विसंगति तथा प्रत्यक्ष झड़प के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे कृषक आंदोलन, यानी कि संघर्ष जो है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं, संघर्ष की विसंगति कहलाती हैं। फिर है प्रतियोगिता, सहयोग और संघर्ष के आपसी सहसंबंध, यानी कि प्रतियोगिता, संघर्ष और सहयोग और संघर्ष के आपसी सहसंबंध कैसे हैं। पारंपरिक तौर पर परिवार तथा घर समाज सामंजस्यपूर्ण इकाई के रूप में देखे जाते हैं, यानी कि पारंपरिक तौर पर तो परिवार और घर जो है एक दूसरे के साथ में सामंजस्य बनाते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ सहयोग मुख्य प्रक्रिया थी वहाँ परार्थवाद मनुष्य के आचरण के प्रेरणात्मक सिद्धांत थे, यानी कि जहाँ सहयोग की भावना थी वहाँ की जो प्रक्रिया थी वो परार्थवाद, यानी कि दूसरों के भले के बारे में सोचना मनुष्य के आचरण में प्रेरणादायक सिद्धांत थे। यानी कि जिनके मन में या जिस समाज के अंदर दूसरे समाज के साथ में सहयोग की भावना थी वो प्रेरणादायक सिद्ध थे। लेकिन पिछले 3 दशकों में महिलावादी विश्लेषकों द्वारा इस मान्यता पर प्रश्न उठाए हैं और बलात् सहयोग की संभावना को माना है। चूँकि संघर्षों को प्रत्यक्ष रूप से संप्रेषित नहीं किया जाता है, यानी कि स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया जा सकता है, अतः संघर्षों में समायोजन तथा सहयोग पाने के लिए व्यक्ति एवं समूह विभिन्न प्रकार की रणनीति बनाते हैं। अनेक समाजशास्त्री अध्ययन अप्रत्यक्ष संघर्ष और प्रत्यक्ष सहयोग को दिखाते हैं जो सामान्य हैं, जैसे घर में महिलाओं के व्यवहार तथा अंतःक्रियाएं, ताकि घर के अंदर महिलाओं के साथ जो व्यवहार किया जाता है उनकी जो क्रियाएं हैं वो इससे जुड़ी हुई होती है।